टॉपिक का नाम क्या है? इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन के दो पार्ट्स। पहला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। कौन सा है पहला पार्ट? पहला पार्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट हुआ है हमारा। इसका दूसरा पार्ट कौन सा है? नंबर 2 है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हमें आज लेना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 का जो ट्रांसपोर्ट है, इसका जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हो गया बेटा? ट्रांसपोर्ट का मतलब हो गया CO2 का टिश्यू से लंग्स तक का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आ गया ट्रांसपोर्ट में। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होता है? फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है? फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसा होगा? फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के सेल्स में प्रोड्यूस होता है। टिश्यू का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का, हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ फॉर्म होता है? CO2 कहाँ फॉर्म होता है? तो टिश्यू में फॉर्म होता है, सेल्स में फॉर्म होता है। हर सेल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सेल में कैसे प्रोड्यूस होगा, उसका कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने का सेल में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है। जैसे ये C6H12O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6H2O प्लस 6CO2 प्लस 38 ATP। यहाँ ज़रा ध्यान देना, सेल के अंदर होता है ये, सेल के अंदर। समझ लो ये सेल है, मैंने ड्रॉ की, ये सेल है। समझ में आया ना? कोई भी बॉडी की सेल है ये। सेल में ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज हम जो खाना खाते हैं ना, तो ग्लूकोज हमारे खाने में चावल है, रोटी है, उसमें ग्लूकोज रहता है। तो ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ब्लड जो है, ब्लड ग्लूकोज को सप्लाई करेगा सेल को। सेल में जो ग्लूकोज है इसका क्या हो जाता है? क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन सेल में कैसे गया? तो ऑक्सीजन सेल में ब्लड के द्वारा गया, है ना। हम जो रेस्पिरेशन करते हैं ना, इंस्पिरेशन करते हैं, इंस्पिरेशन में जो हमने ऑक्सीजन लिया वो ऑक्सीजन लंग्स में गया, लंग्स से वो ऑक्सीजन कहाँ गया? लंग्स से वो ऑक्सीजन ब्लड में गया, ब्लड से वो ऑक्सीजन कहाँ ट्रांसपोर्ट हुआ? सेल को ट्रांसपोर्ट हुआ। जैसे ऑक्सीजन गया सेल के अंदर, तो ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या प्रोड्यूस होता है? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस होता है? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, इसके साथ साथ एनर्जी। ये सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया। कौन सा रेस्पिरेशन हो गया? जो ये फिनोमिनन हम इसमें पढ़ेंगे, ये हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन में मतलब सेल ने रेस्पिरेशन किया, सेल ने ऑक्सीजन लिया और सेल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया, तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो ट्रांसपोर्टेशन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड के द्वारा, थ्रू ब्लड के जो दो कंपोनेंट है प्लाज्मा एंड RBCs, वो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है कार्बन डाइऑक्साइड के। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है बाय 3 वेज, कितने मेथड से होता है? 3 मेथड से। कितने मेथड से होता है? ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस बाय 3 वेज या फिर 3 मेथड्स, 1, 2 एंड 3। नंबर 1 है बाय प्लाज्मा। एक एक पॉइंट बताती। बाय प्लाज्मा, नंबर 1 बाय प्लाज्मा के द्वारा CO2 ट्रांसपोर्ट होगा। नंबर 2 बाय कार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस। एंड नंबर 3 है बाय RBCs। देखिए,
कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन 3 मेथड से होता है। समझ लीजिए, ये देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, दिस इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। किस में कार्बन डाइऑक्साइड किस में है? कार्बन डाइऑक्साइड है सेल में, दिस इज़ सेल। कार्बन डाइऑक्साइड किस में? सेल में है। अब ये है ब्लड वेसल, क्या है ये? दिस इज़ ब्लड कैपिलरी। क्या बोलेंगे हम इसको? ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी में क्या है? ब्लड है। समझ में आया? यहाँ पर क्या है? ये ब्लड में ये है आरबीसी, ये है आरबीसी। आया समझ में? आरबीसी, आरबीसी के अंदर क्या है? आरबीसी के अंदर है, आरबीसी के अंदर है ये हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर है हीमोग्लोबिन। ये ब्लड में ये जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का, ये क्या है? दिस इज़ प्लाज्मा। इतना समझ में आया? जो सेल में ये सेल मतलब ये सेल में जो CO2 तैयार हुआ, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल को? टिश्यू। क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलेंगे। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में प्रोड्यूस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड आ गया प्लाज्मा में। कहाँ आ गया? प्लाज्मा में। समझ में आया? कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से कहाँ डिफ्यूज़ हो गया? प्लाज्मा में। क्यों डिफ्यूज़ हो गया? क्योंकि टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हुआ फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड। इसके बाद अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में आ गया, अब ये प्लाज्मा में रहेगा 7%। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हिस्सा प्लाज्मा में ही रहेगा? 7% हिस्सा प्लाज्मा में रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। बचा कितना हिस्सा? फिर 7% प्लाज्मा में है, तो फिर आउट ऑफ 100 कितना बचा? 93%। कितना बचा? 93%। 7% प्लाज्मा में ही रह गया। पूरा जो 100% है टिश्यू से ब्लड में डिफ्यूज़ हो गया, लेकिन उसका 7% पार्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो प्लाज्मा में रह गया। समझ में आया? फिर कितना परसेंट आरबीसी में चला गया? बताइए। 93% कहाँ चला गया? आरबीसी में चला गया। उस 93% आरबीसी में जो 93% चला गया है उसमें से 70% देखिए 70% कहाँ रह गया? 70% रह गया है वो आरबीसी के साइटोप्लाज्म में। कहाँ रह गया? 70% आरबीसी के साइटोप्लाज्म में। फिर कितना बचा है? 23%। और ये जो 23% जो है वो 23% चला गया है हीमोग्लोबिन में। मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन देखिए 7%, 70% एंड 23%। कितना हो गया मिला के? पूरा मिला के हो गया ये 100%, इजंट इट? 7% प्लाज्मा, 7% कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है बेटा? 7% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स बाय प्लाज्मा। नंबर 2, 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट होगा बाय आरबीसीज, बाय आरबीसीज। लेकिन आरबीसीज के कौन से हिस्से में रहेगा ये? आरबीसीज के साइटोप्लाज्म में रहेगा, आरबीसीज के साइटोप्लाज्म में रहेगा, इजंट इट? अब कितना बचा? 23%। 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आरबीसीज के अंदर जो एचबी है हीमोग्लोबिन, इसके साथ बाइंड होगा। समझ में आया ना? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का 93% ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है? आरबीसी कर रहा है। आरबीसी में कितने पार्ट है? आरबीसी में 2 पार्ट आते हैं। आरबीसी में कितने पार्ट आते हैं? 2 पार्ट आते हैं। आरबीसी के अंदर ये एचबी है, हीमोग्लोबिन है। क्या है ये? एचबी, हीमोग्लोबिन। और ये बचा हुआ पार्ट क्या है? आरबीसी का ये स्ट्रोमा बोलते हैं इसको, या फिर हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। तो जो 93% आया है आरबीसी में, उसमें से 70% यहाँ रहेगा एंड 23% यहाँ आएगा। कौन रे बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होगा फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। यह टॉपिक हम पढ़ रहे, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ होगा? फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स।
ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? ब्लड। ब्लड के कितने पार्ट्स इन्वॉल्व है ट्रांसपोर्टेशन में? 3 पार्ट्स, 2 पार्ट्स। कौन से? प्लाज्मा एंड आरबीसीज। प्लाज्मा एंड आरबीसीज, ये 2 पार्ट मिला के कितनी मेथड से ट्रांसपोर्टेशन होगा? 3 मेथड से। पहली मेथड बाय प्लाज्मा, ये हेडिंग बाद में बनाएंगे। दूसरी मेथड बाय बाइकार्बोनेट आयंस, ये आरबीसी के द्वारा होगा। और तीसरी मेथड है बाय आरबीसीज, ये किसके द्वारा होगा? हीमोग्लोबिन के द्वारा। तो इस तरह से 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं। समझ में आया? इसको मिटा दे। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 नंबर 1 बाय प्लाज्मा इन सॉल्यूशन फॉर्म। ट्रांसपोर्ट CO2 का 3 वेज होता है, 3 मेथड से होता है, 3 वे से होता है। पहली मेथड पे पहला वे ये हो गया बाय प्लाज्मा इन सॉल्यूशन फॉर्म। नंबर 2 बाय कार्बोनेट आयंस। किस में होगा बेटा? ये आरबीसीज में। नंबर 3 बाय आरबीसी, हीमोग्लोबिन है ना। परसेंटेज आप बताएंगे मुझे। चलो बताइए, यहाँ परसेंटेज कितना लिखूँ? वेरी गुड, 7%। यहाँ बताओ कितना लिखूँ? कितना लिखूँ यहाँ पर? 70%। वेरी गुड। यहाँ कितना लिखूँ? 23%। ये हो गए हेड्स हमारे टॉपिक के। अब इसको स्टार्ट करते हैं बाय प्लाज्मा इन सॉल्यूशन फॉर्म। स्टार्ट करूँ इसको? देखो फिर से मैंने यहाँ हेडिंग दे दिया बाय प्लाज्मा इन सॉल्यूशन फॉर्म। पूरा सेंटेंस क्या हो गया बेटा? ये पूरा सेंटेंस ये हो गया। इसके इधर भी है ना कुछ तो, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ये हेडिंग तो हमने दे दिया है ना, इसलिए हम ये बार बार नहीं लिख रहे हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 बाय प्लाज्मा इन सॉल्यूशन फॉर्म, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 बाय बाइकार्बोनेट आयंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 बाय आरबीसी मतलब हीमोग्लोबिन। ऐसा है। तो पहला क्या हो गया? बाय प्लाज्मा इन सॉल्यूशन फॉर्म। समझ लीजिए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है सोल्यूबल है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये सोल्यूबल है। किस में सोल्यूबल होता है? ये वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड किस में सोल्यूबल होता है? वाटर में। इट इज़ रेडिली सोल्यूबल इन वाटर। इसलिए जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के अंदर आता है तो प्लाज्मा में आने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट होता है? वाटर के साथ। मतलब वाटर के साथ ये वाटर में डिज़ोल्व होता है। वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद इससे बनता है H2CO3। मतलब क्या हो गया? ये हो गया कार्बोनिक एसिड। ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट। प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड आया। प्लाज्मा में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आया, प्लाज्मा में जो वाटर है ना, प्लाज्मा में वाटर होता है ना, 93% प्लाज्मा में वाटर होता है। प्लाज्मा में 93 to 90% वाटर होता है और बाकी के क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। 7% प्रोटीन होते हैं, अदर 1% कुछ तो अदर होता है। तो ये जो CO2 है, CO2 जब प्लाज्मा में आया, प्लाज्मा में जो वाटर है, वाटर में CO2 डिज़ोल्व हो गया। जब CO2 वाटर में डिज़ोल्व हो गया तो उससे क्या बना? उससे बना H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड। दिस इज़ कार्बोनिक एसिड। इस तरह से प्लाज्मा ने कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स क्या किया? ट्रांसपोर्ट किया। अब लंग्स में क्या होगा वो तो बाद में देखेंगे ना। अभी तो हम सिर्फ हमें तो इतना ही पढ़ना है ना, इतना ही देखना है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अब लंग्स में जाने के बाद उसका क्या होगा वो तो बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल हमारा यही टॉपिक पर हमें कंसंट्रेट करना है कि CO2 का ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा के द्वारा टिश्यू से लंग्स तक कैसे होता है।
तो ऐसे होता है। अब इसमें कोई डिफ़िकल्टी? अब चले जाएंगे आरबीसीज में। इतना आया समझ में? हमारा नंबर 2 जो टॉपिक है, सेकंड हेडिंग डाल दूँ, बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयंस समझ लीजिए। इसमें आगे क्या लगेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 बाय बाइकार्बोनेट आयन, ये लगेगा ना आगे कि नहीं लगेगा? लगेगा, है ना। ये भी बहुत इजी है। 7% प्लाज्मा ने ले लिया उसके हिस्से का, 93% प्लाज्मा ने वापस कर दिया किसको? आरबीसी को, कि लो भाई ये तुम्हारा काम है, मैंने मेरा 7% ले लिया, हिस्सेदारी हो गई, है ना। अब ये जो आरबीसी में 73% ना, नहीं नो 93%, सॉरी 93% किसको दे दिया? प्लाज्मा ने आरबीसी को दे दिया। 93% जो कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में आया, उसमें से आरबीसी के साइटोप्लाज्म ने रखा 73% एंड आरबीसी के हीमोग्लोबिन ने रखा 23%। वहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब जो 70% आरबीसी के साइटोप्लाज्म में, मतलब स्ट्रोमा में था कार्बन डाइऑक्साइड, उसका क्या हुआ? सेम हुआ जो प्लाज्मा में हुआ था। आरबीसी में क्या हुआ? आरबीसी में भी वही होगा बेटा, CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू H2CO3। यहाँ क्या लिखूँ? कार्बोनिक एसिड। दोनों का जो वे है वो सेम है। प्लाज्मा ने CO2 के साथ जो किया था, आरबीसी में भी वही हुआ। प्लाज्मा ने भी CO2 को वाटर में डिज़ोल्व कर लिया था, आरबीसी में जाने के बाद भी CO2 वाटर में डिज़ोल्व हुआ। लेकिन फिर फ़र्क क्या है? बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है? यहाँ पर है ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज, कार्बोनिक CA, कार्बोनिक अनहाइड्रेज। अच्छा, हाँ सॉरी अनहाइड्रेज ये हो गया। कार्बोनिक अनहाइड्रेज ये है एंजाइम। कार्बोनिक अनहाइड्रेज क्या है बेटा? ये एक एंजाइम है। ये एंजाइम कैसा है? ये है झेडियन कंटेनिंग एंजाइम, जिंक कंटेनिंग एंजाइम। कार्बोनिक अनहाइड्रेज नाम का एंजाइम आरबीसी में होता है। ये एंजाइम प्लाज्मा में नहीं होता है। समझ में आया ना? ये है प्लाज्मा, ये है आरबीसी। प्लाज्मा में क्या हो गया? प्लाज्मा में CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू H2CO3। आरबीसी में क्या हो गया? सेम हो गया ना, CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू H2CO3। फिर यहाँ पर है CA, कार्बोनिक अनहाइड्रेज। ये एंजाइम है, प्लाज्मा में ये एंजाइम नहीं है, तो यहाँ पर ये स्लो हो गया। ये प्रोसेस कैसे हो गई? स्लो। और ये प्रोसेस कैसी हो गई? फास्ट। कार्बोनिक एसिड बनने की प्रोसेस प्लाज्मा में स्लो क्यों होती है? क्योंकि ये जो एंजाइम है कार्बोनिक अनहाइड्रेज, ये एंजाइम इस प्रोसेस को फास्ट बनाता है, इस प्रोसेस को इफ़िशिएंट बनाता है। लेकिन ये एंजाइम प्लाज्मा में अब्सेंट है, प्लाज्मा में नहीं होता है। ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम इज़ प्रेजेंट ओनली इन द आरबीसीज। आरबीसीज में वो बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जिंक होता है इस एंजाइम में। तो ये कार्बोनिक इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज in the RBCs, production of carbonic acid is fast as compared to plasma. इस पॉइंट को कौन समझ नहीं पाया है या फिर किसको कंफ्यूज हुआ है? आरबीसी में एंड प्लाज्मा में CO2 का रिएक्शन वाटर के साथ होता है।
प्लाज्मा में भी कार्बोनिक एसिड बना है, आरबीसी में भी कार्बोनिक एसिड बना है। 70% कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये हुआ, 7% कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये हुआ। क्यों? क्योंकि आरबीसी में कार्बोनिक अनहाइड्रेज नाम का एक एंजाइम प्रेजेंट होता है आरबीसी के अंदर, जो एंजाइम इस प्रोसेस को क्या बनाता है, फास्ट बनाता है। ये एंजाइम प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए प्लाज्मा में ये कार्बोनिक एसिड बनने का जो रेट है वो स्लो है। आरबीसी में ये कार्बोनिक एसिड बनने का रेट कैसा है, फास्ट है। समझ में आया ना? क्यों आपको 1 मार्क का क्वेश्चन इस पे आता है अगर कि वाई द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड इज़ फास्ट इन द आरबीसी एज कम्पेयर टू प्लाज्मा, तो आप इसका आंसर क्या दोगे? इन द आरबीसी एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेज इज प्रेजेंट। समझ लो ना, समझ गया ना? दिस एंजाइम मेक्स दिस प्रोसेस फास्ट। समझ में आया बेटा? कोई डिफ़िकल्टी? आरबीसी में इतना समझ में आया? अब इसके बाद क्या होता है? अब ये जो हम आरबीसी में है, ये जो प्रोडक्ट है ना H2CO3, क्या नाम बोला मैंने इसका, बताइए? इसका नाम बोला मैंने कार्बोनिक एसिड। ये है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड ये अनस्टेबल है बेटा, अनस्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। बनता है, बिगड़ता है, बनता है, ब्रेक होता है, अनस्टेबल है। अगर ये स्टेबल होता तो ये कांस्टेंट रहता ये, लेकिन ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल है इसलिए क्या होता, इसका डिसोसिएशन हो जाता आरबीसी के अंदर। हम आरबीसी में है, प्लाज्मा में नहीं। प्लाज्मा में उतना ही अपने को पढ़ना है, यहाँ तक बस हो गया। प्लाज्मा में ये इतना ही है, प्लाज्मा में। आरबीसी में देखिए क्या होता है, ये सब मिटाना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए मैं ये सब मिटा देती हूँ। ये हेडिंग यहाँ ले लेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में हम पढ़ रहे हैं बाय कार्बोनेट आयन्स। किस में होते हैं बाय कार्बोनेट आयन? आरबीसी में होते हैं। आरबीसी में जब CO2 कितना परसेंट होता है, इससे बताइए? 70% ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्या हो गया आरबीसी में? CO2 प्लस H2 इज इक्वल टू H2CO3 इन प्रेजेंस ऑफ CA मतलब कार्बोनिक अनहाइड्रेज। लेकिन ये कार्बोनिक एसिड है, दिस इज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या है? अनस्टेबल है। अनस्टेबल है इसलिए कार्बोनिक एसिड का मतलब H2CO3 का डिसोसिएशन होगा। क्या होगा? डिसोसिएशन। इससे बनेंगे हाइड्रोजन आयन प्लस HCO3। ये हो गए हाइड्रोजन आयन, ये हो गए बाय कार्बोनेट आयन्स इन प्रेजेंस ऑफ CA कार्बोनिक अनहाइड्रेज। ये CO2 plus H2O is equal to carbonic acid in presence of carbonic anhydrase enzyme. Dissociation of H2CO3 that is carbonic acid also takes place in presence of carbonic anhydrase enzyme. Any difficulty? कोई डिफ़िकल्टी है इसमें? ये देखिए, ये आरबीसी को ड्रॉ किया यहाँ पर। ये आरबीसी है, आरबीसी के बाहर क्या रहेगा? प्लाज्मा। इसको नाम देती हूँ आरबीसी। इसके बाहर क्या है बेटा? इसके बाहर है प्लाज्मा। इसमें क्या हो गया? CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू H2CO3। लेकिन जल्दी अभी क्या हो गया? H2CO3 इज इक्वल टू H प्लस HCO3 नेगेटिव चार्ज। समझ में आया? अब क्या होता है, ये जो बाय कार्बोनेट आयन्स है ना, क्या हो गया?
आरबीसी से बाहर चले आए, बाहर मतलब प्लाज्मा में आए। बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा से आरबीसी में बने नहीं है, लेकिन ये बाइकार्बोनेट आयन क्या हो गए, ये बाइकार्बोनेट आयन का मूवमेंट देखिए कहाँ हो गया, आरबीसी से प्लाज्मा में हो गया बाइकार्बोनेट आयन का मूवमेंट। तो इससे क्या हो गया, इससे चार्ज इनबैलेंस हो गया। चार्ज इनबैलेंस मतलब क्या हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हो गए, पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हो गए कहाँ, आरबीसी में, एंड प्लाज्मा में नेगेटिव आयंस ज़्यादा हो गए। ये इसका ये मतलब ज़्यादा, प्लस का साइन क्या, मोर। आरबीसी में पॉजिटिव आयंस, ये आयंस है, ये आयंस की संख्या बढ़ गई है, और प्लाज्मा में नेगेटिव आयंस की संख्या बढ़ गई है। चार्ज क्या हो गए, चार्ज इनबैलेंस हो गया। समझ में आया। अब यहाँ पर नेगेटिव आयंस की संख्या कम करना है, यहाँ पर नेगेटिव आयंस की संख्या कम करना है, यहाँ पर पॉजिटिव आयंस की संख्या, यहाँ नेगेटिव आयन की संख्या कम होगी तो अपने आप चार्ज क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए प्लाज्मा, ये तो इसने तो अपना घर छोड़ दिया, बाइकार्बोनेट आयन तो आरबीसी से बाहर आ गया, वो अंदर जाने वाला नहीं है। अगर उसको अंदर जाना रहता, लौट के जाना रहता तो बाहर क्यों आता, वो अपना घर छोड़ के आ गया, आरबीसी को छोड़ के कहाँ गया, वो प्लाज्मा में आ गया। प्लाज्मा में आने के बाद आरबीसी में चार्ज इनबैलेंस हो गए, नेगेटिव आयंस कम, पॉजिटिव आयंस ज़्यादा। चार्ज को बैलेंस करने के लिए प्लाज्मा ने क्या किया, प्लाज्मा ने देखिए, प्लाज्मा में जो क्लोराइड आयंस थे, प्लाज्मा ने क्लोराइड आयंस को कहाँ भेज दिया, आरबीसी के अंदर। प्लाज्मा ने क्लोराइड आयंस को क्या कहाँ भेज दिया, आरबीसी के अंदर भेज दिया। समझ में आया ना, कौन गया आरबीसी के अंदर, क्लोराइड आयन। इसको क्या बोलेंगे हम, क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलेंगे बेटा, हम इसको क्लोराइड शिफ्ट बोलेंगे। क्लोराइड शिफ्ट होना मतलब यहाँ से वहाँ जाना। क्या शिफ्ट हो गए, क्लोराइड आयंस, नेगेटिव आयंस शिफ्ट हो गए। कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गए बताइए, प्लाज्मा से आरबीसी में शिफ्ट हो गए। इसे क्या बोलेंगे हम, क्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्गर फिनोमिनॉन। क्या बोलेंगे हम इस मैकेनिज्म को, क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैम्बर्गर्स फिनोमिनॉन। हैम्बर्गर साइंटिस्ट का नाम है। किसने डिस्क्राइब किया था इसको, हैम्बर्गर ने। कौन शिफ्ट हो गए, क्लोराइड आयंस। कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गए, फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी। क्यों शिफ्ट हो गए, क्योंकि यहाँ के जो नेगेटिव आयंस थे आरबीसी के वो कम हो गए। नेगेटिव आयंस आरबीसी से कहाँ आ गए, प्लाज्मा में आ गए, इसलिए आरबीसी में नेगेटिव आयन की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो चार्ज गड़बड़ा गया, इनबैलेंस हो गया। चार्ज को बैलेंस करने के लिए प्लाज्मा में जो क्लोराइड आयंस ज़्यादा थे, वो क्लोराइड आयंस प्लाज्मा ने क्या किया, क्लोराइड, ये इसके बदले में प्लाज्मा ने क्लोराइड आयंस को आरबीसी के अंदर भेज दिया। तो चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन अब एक बात हो गई बेटा, ये देखो, ये वाला नेगेटिव आयंस तो ठीक है, बराबर हो गए, लेकिन आज आरबीसी के अंदर इसने घर नहीं छोड़ा ना। आरबीसी के अंदर क्या दिख रहा है हमें, हाइड्रोजन आयन दिख रहे। हम क्या बोलते हैं, पीएच की डेफिनेशन क्या करते हैं हम, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। जब हाइड्रोजन आयंस का परसेंटेज बढ़ता है तो पीएच क्या होता है, कम होता है, पीएच डिक्रीज होता है। पीएच क्या है, पीएच हम सबको पता है, पीएच 1 है, यहाँ 14 लिखा, यहाँ मैंने 7 लिखा। 7 पर रहता है न्यूट्रल, 7 पर क्या रहता है, न्यूट्रल। जैसे हम 7 से कम आ जाएंगे, ये हो जाता है बेटा एसिडिक, ये हो जाता है बेटा बेसिक या फिर अल्कलाइन। किसी भी सॉल्यूशन का पीएच 7 है वो न्यूट्रल है। ब्लड का पीएच है 7.4, ब्लड का पीएच कितना होता है 7.4, मतलब ब्लड क्या है 7.4, स्लाइटली अल्कलाइन। क्या बोलेंगे हम ब्लड को, स्लाइटली अल्कलाइन। समझ में आया ना। हमारे पेट में कभी कभी एसिडिटी हो जाती है, गैस्ट्रिक जूस में एसिड होता है, HCl होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट HCl। क्यों, क्योंकि पीएच स्टमक के अंदर पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
पीएच कम हो गया है तो क्या हो गया, एसिडिटी इंक्रीज होगी। पीएच कम क्यों होता है, जब हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। अब देखिए ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन बाहर आ गए, उसके बदले में क्लोराइड आयन चले गए, नेगेटिव आयन का जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। लेकिन व्हाट अबाउट हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन आरबीसी के अंदर बढ़ रहा है बेटा, आरबीसी के अंदर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है। जैसे ही हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आरबीसी के अंदर बढ़ेगा तो ब्लड का पीएच कम होने का डेंजर है। ब्लड का पीएच कितना चाहिए, मेंटेन कितना करना है, 7.4, इससे कम होना नहीं चाहिए ब्लड का पीएच। लेकिन ऐसे ही हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ब्लड का पीएच क्या होगा, कम होगा। इसलिए अब क्या होता है, देखिए इसको मिटा दूँ, समझ में आ गया पूरा। इसलिए जो हाइड्रोजन आयन्स है ये कहाँ है, ये है आरबीसी में। इससे क्या हो सकता है, इससे पीएच जो है, पीएच डिक्रीज हो सकता है। डिक्रीज मतलब लो हो सकता है, लोअर हो सकता है। समझ में आया ना, किसका पीएच डिक्रीज होगा, ब्लड का पीएच। कौन डिक्रीज कर सकता है ब्लड का पीएच, हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस कहाँ है, आरबीसी में है। कहाँ है हाइड्रोजन आयंस, आरबीसी में है। इसलिए क्या कर देता है आरबीसी, हीमोग्लोबिन मदद कर देता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, देखिए हीमोग्लोबिन ने क्या किया, ले लिया ना हाइड्रोजन आयन को, जो एक्स्ट्रा के हाइड्रोजन आयन थे, ज़्यादा के हाइड्रोजन आयन थे, वो किसके साथ कंबाइन हो गए, हीमोग्लोबिन के साथ। अब देखिए क्या हो गया, HB, इसे बोलेंगे हम रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। कोई डिफ़िकल्टी है तो पूछना, क्या बोलेंगे हम इसको, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा साइंस है कि ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन यहाँ पर, हीमोग्लोबिन ने क्या किया, हाइड्रोजन आयन के साथ हीमोग्लोबिन कंबाइन हो गया, तो नेचुरली जो फ्री हाइड्रोजन आयंस थे उसकी संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो पीएच अब डिक्रीज नहीं होगा। ब्लड का पीएच कितना मेंटेन रहेगा, 7.4 ही मेंटेन रहेगा ब्लड का पीएच। हीमोग्लोबिन बफर्ड, यहाँ पर एक हम सेंटेंस बनाएंगे, हीमोग्लोबिन बफर्ड हाइड्रोजन आयंस टू मेंटेन pH of blood, to maintain pH of blood. Hemoglobin combine with hydrogen ion to form reduced hemoglobin और deoxy hemoglobin। इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए डीऑक्सी, डी का मतलब होता है अपसेंट, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है। देखो मैंने Hb को बोला हीमोग्लोबिन, Hb4O2 को बोलती ऑक्सी हीमोग्लोबिन, लेकिन HHB को बोलती हूँ डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसके साथ ऑक्सीजन है क्या, नहीं है। ये क्या होता है, बफर्ड का मतलब क्या होता है, बफर्ड का मतलब अभी मैंने बताया था इनको पढ़ाते वक्त, बफर सॉल्यूशन क्या होता है। ऐसा सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन लेबोरेटरी में होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो किसी भी सॉल्यूशन का पीएच मेंटेन करने के लिए उसमें ऐड किया जाता है, उसे बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। जैसे किसी एसिडिक है तो उसको न्यूट्रल बनाना है तो उसमें क्या डालना पड़ेगा अपने को, बफर सॉल्यूशन, न्यूट्रल बन जाएगा। बेसिक है या फिर अल्कलाइन है तो उसको न्यूट्रल बनाना है, उसमें क्या डालना पड़ेगा हमें, बफर सॉल्यूशन। यहाँ पर ब्लड का पीएच मेंटेन करने के लिए हीमोग्लोबिन ने क्या किया है, हीमोग्लोबिन ने एक बफर का रोल प्ले किया है। समझ में आया ना,
हीमोग्लोबिन ने ब्लड का पीएच कम होने नहीं दिया। समझ में आया ना, एक प्रकार बफर किया है। किसको बफर किया है? हाइड्रोजन आयन को। इतना समझ में आया? कोई डिफ़िकल्टी? आगे चलेंगे। अब लंग्स में क्या होता है? लंग्स में एट द लेवल ऑफ लंग्स में होता है H प्लस HCO3 इज इक्वल टू H2CO3, और ये हो जाता है H2CO3 का, इसमें हो जाएगा H2O प्लस CO2। बताती हूँ, ये जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स में इसको एक ही बार लेना पड़ेगा ना। यहाँ पर एक लेना पड़ेगा। लंग्स में PpCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लेस। लंग्स में CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है? लंग्स में CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? CO2 का 40 mmHg। लंग्स में PPO2 कितना होता है? 104 mmHg। लंग्स में CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है 40 mmHg। लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 104 mmHg। इससे हमें एक ही बात याद रखना है कि लंग्स में CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है। लंग्स में CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है, उतना ही याद रखना है, बाकी हमें कुछ याद रखना नहीं है। NCERT की बुक में दिया है ना CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, देखो ना, उसमें पूरा दिया है। लंग्स में CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है 40 mmHg। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 104 mmHg। ये मैंने क्यों लिखा? ये बताने के लिए कि लंग्स में CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है, यही बताने के लिए मैंने लिखा है। ये वैल्यू याद रखने के लिए बताया क्या? ये वैल्यू तो हमें कब इसके पहले टॉपिक में ही याद करनी थी। समझ में आया ना कितना है लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2? लंग्स में 40 mmHg है ना। तो लंग्स में CO2 का पार्शियल प्रेशर लंग्स में CO2 का कम है, इसलिए जब समझ लो बेटा, ये ब्लड है, और ये है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई मतलब लंग्स में ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जिसे बोलते हैं एल्वियोलस, सिंगुलर नंबर, एल्वियोलाई प्लूरल नंबर। ब्लड में CO2, ब्लड में क्या हो गया? ब्लड में PpCO2 हाई, क्योंकि ये ब्लड कौन सा है? ये ब्लड है डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। कितना होता है डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड में? PpCO2 कितना होता है? 45 mmHg। डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड में PpCO2 कितना होता है? 45 mmHg। एंड लंग्स में PpCO2 कितना हो गया? 40 mmHg।
अब ये जो ब्लड है, ये ब्लड ने कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ लाया है? ब्लड ने कार्बन डाइऑक्साइड को लाया है लंग्स में। किस फॉर्म में लाया है कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में? इस फॉर्म में लाया है H2CO3, है ना। लेकिन इसका डिसोसिएशन भी तो हो गया है ना आरबीसी में। हाइड्रोजन आयंस अलग हो गए, कार्बोनेट आयन बाइकार्बोनेट आयंस ऐसा हो गया है। ये पहले H2O + CO2 = H2CO3 बना था आरबीसी में, बाद में H2CO3 ये मैंने बताया कि अनस्टेबल है, तो इसलिए इसका डिसोसिएशन भी हो गया था। किसमें डिसोसिएशन हो गया था? हाइड्रोजन आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से प्लाज्मा में चले गए थे, है ना। हाइड्रोजन आयन आरबीसी में रहे थे। आरबीसी में क्या हुआ था? हीमोग्लोबिन ने हाइड्रोजन आयन को ले लिया था। ये सब हमारा हो गया है। अब हमें सिर्फ इतना ही इसमें देखना है कि लंग्स में PPO2 लंग्स में कम है। PPO2 सॉरी लंग्स में PPCO2 कम है। लंग्स में PPCO2 कम है, लंग्स में PPO2 ज़्यादा है। लंग्स में PPCO2 कम है और PPO2 ज़्यादा है। अब इसको मैंने राउंड अप कर दिया, इसको मत ध्यान रखो थोड़ी देर के लिए इतना ही याद रखो कि लंग्स में PPCO2 कम है, ब्लड में PPCO2 ज़्यादा है। लंग्स में PPCO2 कम है मतलब लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ लेस एंड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर। क्यों मोर होगा? अरे तो भाई ब्लड ने लाया है ना कार्बन डाइऑक्साइड को, टिश्यू से लेके लंग्स तक लाया है, तो ब्लड में CO2 ज़्यादा होगा ना और लंग्स में CO2 कम होगा। इसलिए इन रिस्पॉन्स टू लो PPCO2 इन एल्वियोलाई में PPCO2 कम है, ब्लड में PPCO2 ज़्यादा है। इसलिए क्या हो जाता है? इसलिए फिर से लंग्स में हाइड्रोजन आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन इज इक्वल टू क्या हो जाता है? कार्बोनिक एसिड। एंड कार्बोनिक एसिड का डिसोसिएशन होगा H2O एंड CO2। मतलब लंग्स में CO2 डिफ्यूज़ हो गए। लंग्स में क्या हो गया? CO2 लंग्स के अंदर जब ब्लड आएगा, ये एल्वियोलस है, एल्वियोलस के अराउंड में ये ब्लड कैपिलरी लेके आई है CO2 को, समझ में आया ना। लेकिन CO2 को लेके आई है, लेकिन कैसे लेके आई है? ये सेपरेट फॉर्म में, हाइड्रोजन आयन सेपरेट है और ये बाइकार्बोनेट आयन सेपरेट है। यहाँ आने के बाद फिर एक जुड़ेंगे। यहाँ आने के बाद क्या होगा? H + HCO3, ये पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन, फिर इससे क्या हो गया? H2CO3। समझ में आया? फिर इससे क्या हो गया? फिर इसका डिसोसिएशन होगा H2O + CO2 और ये H2O भी एंड ये CO2 भी कहाँ डिफ्यूज़ होगा? ब्लड से एल्वियोलस में, और एल्वियोलस से कहाँ आएगा? बाहर। CO2 एंड वाटर वेपर कहाँ आएगा? एल्वियोलस से बाहर आएंगे। तो इस तरह से इन रिस्पॉन्स टू लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन लंग्स, अगेन हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन recombine to form carbonic acid in presence of carbonic anhydrase enzyme. Again this carbonic acid dissociate to form water and carbon dioxide, and in this way water and carbon dioxide diffuses in the alveoli, and from alveoli by the process of expiration carbon dioxide and water vapor rushes out.